Welcome to this lecture on gravitation. Today we'll first draw a graph which shows the variation of acceleration due to gravity with distance from the center of the earth. We know that when a body is raised above the surface of earth, the acceleration due to gravity decreases. Similarly, when the body is taken inside the earth, the value of acceleration due to gravity again decreases. Today, we will show this variation of acceleration due to gravity with the distance. How we will draw this graph? See, we will plot the distance from the center of earth, we will call that distance r, along horizontal direction, and acceleration due to gravity along vertical direction. See, for points, for example, this is earth, this is the radius of earth, this is the center of earth. Say we have a point here, this point P, this is at a height h above the surface of earth. ठीक है ना? ये point P जो है, this is at a height h above the surface of earth. यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है h, और इस पॉइंट और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r. ठीक है ना? तो ये r जो होगा, ये होगा r प्लस h, है ना? और ये r जो है ये रेडियस से ज्यादा है, क्योंकि रेडियस जो है वो यहां से यहां तक है, r जो है वो यहां से यहां तक है. ठीक है ना? तो हमें पता है, क्या हमें पता है? फॉर पॉइंट्स lying outside, for points lying outside the earth, जो ये डिस्टेंस r होगा, स्मॉल r, ठीक है ना? दिस इज ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ. फॉर पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द अर्थ, जो ये डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, वो होता है ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि बॉडी जो है वो लाई करती है आउटसाइड द अर्थ. ठीक है ना? ठीक है ना? उसके लिए जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है GH बाई G जो है वो है बराबर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये r प्लस h जो है, r प्लस h ये किसके बराबर है? r के बराबर. तो इसका मतलब है GH बाई G जो होगा वो होगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, where this r is equal to r plus h. ये स्मॉल r जो है ना, स्मॉल r, ये है r plus h. किन पॉइंट्स के लिए? जो पॉइंट्स अर्थ के सरफेस से आउटवर्ड्स है. तो यहां पर देखो, दिस एम्प्लाइज gh is equal to gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है ना? ठीक है ना? इसका मतलब है जो आपका gh है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. जो आपका GH है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. Acceleration due to gravity for points outside the earth, for those points, this acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the distance, of the point from the center of the earth. ठीक है? ये चीज हमें जरूरत लगेगा. सेकंड, अगर हम यहां लेंगे, देखो बच्चों, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है. अब हमने बॉडी यहां ले ली. बॉडी पहले इस पॉइंट पे थी P पे, अब मैंने यहां लाया Q पे. अब Q और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r माइनस d. देखो, इस बॉडी को मैंने लिया टू ए डेप्थ d, तो रेडियस को मैंने इतना काटा. अब ये बॉडी और सेंटर के दरमियान कितनी डिस्टेंस हुई? r माइनस d. इस वक्त जो आपका r होगा, स्मॉल r, वो किसके बराबर होगा? r माइनस d. व्हाट इज स्मॉल r? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. यहां देखो, पहले बॉडी थी अर्थ के सरफेस पे, तो जो स्मॉल r था वो था बराबर कैपिटल R.
अब बॉडी को मैंने नीचे लाया, कितना नीचे लाया, यहां देखो कितना नीचे लाया, कितना नीचे लाया, डेप्थ डी, डेप्थ डी। अब जो ये डिस्टेंस बॉडी और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी रही, r माइनस डी। उस r माइनस डी को किससे मैं डिनोट करूंगा, स्मॉल r। तो इस वक्त जो स्मॉल r है इट इज लेस देन कैपिटल R। क्यों है लेस देन कैपिटल R? क्योंकि बॉडी को मैंने कहां लिया, इनसाइड द अर्थ। वेरी गुड, मैं लिखूंगा फॉर पॉइंट्स lying inside the earth, for points lying inside the earth, जो आपका स्मॉल r है that is less than capital R, less than radius of earth, ठीक है ना। तो वहां आपने GD निकाला था, वो GD by G था R minus D divided by R, R minus D divided by R। मगर R minus D किसके बराबर है, किसके बराबर, स्मॉल r। व्हाट इज स्मॉल r, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, GD by G इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय कैपिटल R। R में ऐसे लिखूंगा, GD इज इक्वल टू GR डिवाइडेड बाय कैपिटल R। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, यानी बच्चों यहां देखो मेरा GD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला R को, मेरा GD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला किसको, R को, ठीक है ना। देखो अब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, फॉर पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली निकला प्रोपोर्शनल किसके बराबर, R के बराबर। यानी GD किसको प्रोपोर्शनल है, R को प्रोपोर्शनल। जब हमारे पास दो बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है जो इन दो के दरमियान ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यहां देखो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यहां देखो ये इक्वेशन देखो, GD जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लिहाजा GD और R के दरमियान जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यानी यहां से यहां तक जो है, यहां देखो यहां से यहां तक जो ग्राफ होगा दिस विल बी फॉर पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ, फॉर पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ जो ग्राफ होगा बिटवीन G एंड R वो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्योंकि फॉर पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पर जो है यहां पर जो वैल्यू है स्मॉल r का उसका मैं वैल्यू लूंगा R। तो यहां पर जो G होगा दैट विल बी इक्वल टू G, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बच्चों यहां देखो GD जो है वो है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। यहां देखो खाली GD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लिहाजा जो G और स्मॉल r के दरमियान ग्राफ होगा फॉर पॉइंट्स इनसाइड द अर्थ दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यहां देखो इसके बाद फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द अर्थ, फॉर पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द अर्थ, उनके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी R बढ़ाने से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगा, तो उसके लिए जो ग्राफ होगा दैट विल बी कर्व्ड लाइक दिस, this is for points, I see, this is for points lying outside, this is for points lying outside the earth। ये जो है ये curve, this curve is for points lying outside the earth, ये पैराबोलिक कर्व है, in this way, ठीक है ना, this will be curved line, ठीक है ना, for points lying outside the earth, this is for points lying inside the earth। और यहां पर जो है यहां पर मैक्सिमम वैल्यू G का है, तो मैक्सिमम वैल्यू G का होता है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना। तो इस सूरत में जो हमारा R होगा, यहां पर जो स्मॉल r होगा वो होगा कैपिटल R के बराबर, क्योंकि जब स्मॉल r होगा कैपिटल R के बराबर उस वक्त बॉडी होगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। ये है फॉर पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द अर्थ,
ठीक है ना, दिस इज फॉर पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द अर्थ. सो दिस इज द ग्राफ विच शोज हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है ना, पहले देखो स्मॉल आर को मैंने इंक्रीज किया, जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, ठीक है ना. उसके बाद ये मैक्सिमम बन गया, आर का वैल्यू मैंने इंक्रीज किया, देखो आर का वैल्यू डिक्रीज करेंगे एट द सेंटर ऑफ अर्थ. जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो बनेगा. ठीक है ना, जब हम इस आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जी का वैल्यू इंक्रीज होगा. ठीक है ना, आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, इंक्रीज. एक वक्त आएगा जब स्मॉल आर किसके बराबर बनेगा, कैपिटल आर के बराबर. उस वक्त बॉडी कहां पर होगी, अर्थ के सरफेस पे. ठीक है ना, उस वक्त जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा. ठीक है ना, उसके बाद अब अगर हम आर को और इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, अब अगर हम देखो बेटा यहां देखो ग्राफ क्या कह रहा है, यहां देखो ग्राफ समझो. पहले बॉडी अर्थ के सेंटर पे है, यहां पर बॉडी है, ये अर्थ का सेंटर है, बॉडी यहीं पर है. तो आपका आर जो है वो जीरो है. जब आर जीरो होगा बॉडी कहां पर है, अर्थ के सेंटर पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जीरो. ठीक है ना, अब हम आएंगे अर्थ के सरफेस की तरफ. आर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जीडी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो ग्राफ जो होगा स्ट्रेट. अल्टीमेटली हम पहुंच जाएंगे अर्थ के सरफेस पे. ठीक है ना, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मैक्सिमम. तो वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, जी के बराबर. तो पहुंचे हम यहां पर, तो इस वक्त हम कहां पर है, अर्थ के सरफेस पे है. ठीक है ना, अब अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जी का वैल्यू फिर डिक्रीज होगा. इसका मतलब है यहां पर हम आर फिर इंक्रीज करेंगे, जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है ना, तो जो हमारे ग्राफ होगा इट विल बी लाइक दिस कर्व. ठीक है ना, तो बियॉन्ड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस. ठीक है ना, below this acceleration due to gravity increases by increasing the r. So this is the graph which shows how acceleration due to gravity varies with the distance from the center of the earth. This completes this. अब हम पढ़ेंगे gravitational field. क्लास 10th में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा. देखो बच्चों, सपोज यहां पर मेरे पास एक मटेरियल बॉडी है, ये मटेरियल बॉडी है, इस मटेरियल बॉडी का मास है m. यहां देखो, मैंने एक मटेरियल बॉडी ले ली, इस मटेरियल बॉडी को मैंने क्या दिया, मास m, कैपिटल M. सपोज इस मटेरियल बॉडी के इर्द गिर्द में ये जगह जो है, इस जगह में मैं और कुछ मासेस रखूंगा. इस मटेरियल बॉडी के इर्द गिर्द ये स्पेस जो है, सपोज इस स्पेस में मैंने कुछ और बॉडीज रखी. ठीक है ना, से इस पॉइंट पे मैंने बॉडी रखी जिसका मास है m1. यहां पर मैंने एक और बॉडी रखा, पार्टिकल रखा या बॉडी रखी, मास m2, m3, m4, m5, m6, m7 डैश 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 mn. मेरे पास एक मटेरियल बॉडी है जिस मटेरियल बॉडी का मास है m. इस मटेरियल बॉडी के इर्द गिर्द मैंने एक और बॉडी, बहुत सारी बॉडीज रखी इस जगह में, जो इसके इर्द गिर्द ये जगह है. अगर इस मटेरियल बॉडी का इफेक्ट इन मासेस पे पड़ा, कौन सा इफेक्ट होगा, ये मास जो है, ये मटेरियल बॉडी जो है, इसकी मास जो है, ये इनको अट्रैक्ट करेगी, ये इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगी, ये इन बॉडीज पे क्या करेगी, एक्सर्ट, शाबाश, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी इस स्पेस में, इस जगह में, जो इस मटेरियल बॉडी के इर्द गिर्द ये जगह है, अगर मैं इस जगह में बाकी मासेस रखूंगा, अगर उन बॉडीज ने फील किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, तब जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम कहेंगे तब ग्रेविटेशनल फील्ड.
ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये स्पेस है, एक मटेरियल बॉडी के इर्द गिर्द एक स्पेस है, जिस स्पेस में अगर हम दूसरी बॉडीज रखेंगे, ये बॉडी जो है ये उन बॉडीज पे एक्सर्ट करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? हम कहेंगे द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ मटेरियल बॉडी, द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ मटेरियल बॉडी is the gravitational field due to a material body is defined as the space around the body, is defined as the space around the body within which other bodies experience for gravitational force of attraction. हम ऐसे बोलेंगे the space, यहां देखो, the space around a material body, the space around a material body, एक मटेरियल बॉडी के इर्द गिर्द जो स्पेस है, जिस स्पेस में ये मटेरियल बॉडी बाकी बॉडीज पे इफेक्ट अपना डालेगा, बाकी बॉडीज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन सा फोर्स? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस स्पेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? शाबाश, क्या कहेंगे? फील्ड। समझ आया? द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी in which या within which other bodies experience what? Gravitational force of attraction is called the gravitational field produced by this material body. Therefore, this gravitational field is a two-step process. पहली स्टेप प्रोसेस में क्या होता है? जो ये मटेरियल बॉडी है ये अपने इर्द गिर्द स्पेस को मॉडिफाई करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो मटेरियल बॉडी है, ये मटेरियल बॉडी जो है ये आप अपने आप के इर्द गिर्द जो स्पेस है इसको मॉडिफाई करती है। A material body modifies the space around itself. This modified space, this is called as gravitational field. ठीक है ना? Second, any other body placed in this gravitational field, placed in this space, will experience gravitational force of attraction. Will experience gravitational force of attraction due to interaction of body with the gravitational field. Due to interaction of the body with the gravitational field. So what's the gravitational field? It's a space around the material body. Material body के इर्द गिर्द जो स्पेस है जिसमें हम बाकी बॉडीज को रखेंगे, अगर उन बॉडीज पे इस मटेरियल बॉडी ने ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया, तब उस स्पेस को हम कहेंगे क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इट्स द स्पेस प्रॉपर्टी। मैंने कहा इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो मटेरियल बॉडी है ये आप अपने इर्द गिर्द मास जो अपने इर्द गिर्द जो स्पेस है उसको मॉडिफाई करती है। उस मॉडिफाइड स्पेस को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा, अगर हम उस मॉडिफाइड स्पेस में दूसरी बॉडीज रखेंगे, दूसरी मटेरियल बॉडीज रखेंगे, ये जो बॉडी है ये उन बॉडीज पे क्या करेगी काम? उन बॉडीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगी। ठीक है ना? दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम आगे जाएंगे, वी विल डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ लेट अस डिफाइन intensity of gravitational field. Intensity of gravitational field. Intensity of gravitational field या इसको हम कहते हैं strength of gravitational field. Strength of gravitational field. Gravitational field. देखो बच्चों देखो यहां पर सपोज यहां पर मेरे पास एक मटेरियल बॉडी है, इसका जो मास है वो है m।
दिस इज द मटेरियल बॉडी, इसका मास क्या है m। हमें पता है जो ये मटेरियल बॉडी है ये अपने इर्द गिर्द जो स्पेस है उसको क्या करेगी, मॉडिफाई। उस स्पेस को, उस मॉडिफाइड स्पेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये इसने अपने इर्द गिर्द स्पेस मॉडिफाई की। ये स्पेस तब ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी जब इस स्पेस में मैं कोई और बॉडी रखूंगा, अगर इस बॉडी ने उस बॉडी को अट्रैक्ट किया तब वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर इसने उसको अट्रैक्ट नहीं किया तब वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। हमें बोलना है इस वक्त इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी हम एक पॉइंट लेंगे, हम देखेंगे उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का ताकत कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, हाउ स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट। ठीक है ना, उस चीज को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने एक मटेरियल बॉडी ले ली जिसका मास m है। ये मटेरियल बॉडी जो है ये अपने इर्द गिर्द, जो इसके इर्द गिर्द स्पेस है उसको इसने मॉडिफाई किया। सपोज इसके इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसके इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं एक पॉइंट लूंगा, सपोज दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा P, which is at a distance of r from mass m। मैंने एक मटेरियल बॉडी m ले ली, यहां देखो इस मटेरियल बॉडी ने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया। इस मटेरियल बॉडी की मास को हम सोर्स मास कहेंगे। क्या कहेंगे, सोर्स मास। व्हाई सोर्स मास, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P। तो मुझे बताना है जो इस मास का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, पॉइंट P पे उसकी इंटेंसिटी कितनी है, पॉइंट E पे उस ग्रेविटेशनल फील्ड का ताकत कितना है। वो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, ताकत निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं इस पॉइंट P पे यूनिट मास रखूंगा। क्या रखूंगा, यूनिट मास। तब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ये सोर्स मास इस यूनिट मास पे एक्सर्ट करेगा, इस यूनिट मास पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई यहां देखो, मेरे पास एक मटेरियल बॉडी है जिसका मास m है, इसने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने एक पॉइंट P लिया। अगर मैं पॉइंट P पे दूसरी बॉडी रखूंगा, अगर उस बॉडी पे इस मास ने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया तब यहां पर फील्ड है, अगर इसने इस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं किया तब यहां पर फील्ड नहीं है। तो इस पॉइंट P पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी डिफाइन करनी होगी, मैं ऐसे बोलूंगा, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट किस में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट in the gravitational field of a source mass, in the gravitational field of a source mass is equal to force, gravitational force experienced by unit mass placed at that point, provided ये यूनिट मास जो है, चूंकि ये भी फील्ड बनाएगी, जब इस मास ने फील्ड बनाया ये यूनिट मास भी फील्ड बनाएगी। इस यूनिट मास का फील्ड इतना छोटा होगा कि वो इस ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना, मैं फिर से डिफाइन करूंगा, ये पॉइंट P कहां पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड में। किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, बॉडी ऑफ मास m। तो यहां पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना है। यहां पर मुझे देखना है इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। मैं यहां पर रखूंगा कौन सी मास, यूनिट मास। इस यूनिट मास को हम कहते हैं टेस्ट मास, क्योंकि इससे हम टेस्ट करते हैं वेदर ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट हियर और नॉट। ग्रेविटेशनल फील्ड कब होगा प्रेजेंट, जब ये मास इसको फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर इसने इसको फोर्स एक्सर्ट नहीं किया तब वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा।
मैं ऐसे लिखूंगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at any point in the gravitational field, at any point in the gravitational field of source mass, at any point in the gravitational field of source mass, source mass कौन है? जो gravitational field बनाती है, ठीक है ना, is defined as the gravitational force, is defined as the gravitational force exerted by a unit mass, exerted by a unit mass placed at that point, placed at that point, provided the unit mass will not disturb the field of source mass, the field of source mass, provided ये यूनिट मास जो है ये इतनी छोटी होती है कि ये सोर्स मास के ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती है। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट पी लिया मैंने, ये मटेरियल बॉडी ले ली, इसका मास m है, इसने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया, मुझे देखना है पॉइंट पी पे वो ग्रेविटेशनल फील्ड, मैंने वहां पर यूनिट मास रखा, उस यूनिट मास पे ये सोर्स मास कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगी, उसी फोर्स को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी, अगर ये फोर्स कम होगा तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगी। ठीक है ना, जितना मैं इस बॉडी को यहां क्लोज दूंगा इसके, ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, उतना इंटेंसिटी ज्यादा होगा। जितना मैं इसको दूर लूंगा, जितना मैं इसको दूर लूंगा, उतना वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और उतना इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है ना, ये जो है दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम E से डिनोट करते हैं। चूंकि मैंने लिखा इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, यानी ये E जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यानी आप यहां देखो, अगर इस मास को हम 1 लेंगे, 1 यूनिट मास लेंगे, तो इंटेंसिटी किसके बराबर निकली? अरे मास को 1 ले लो तो इंटेंसिटी किसके बराबर निकली? E है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास को 1 ले लो, इंटेंसिटी किसके बराबर निकली? फोर्स के बराबर। वही मैंने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट? यूनिट मास। मैंने बताया ना, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट मास? यूनिट मास, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। मैंने लिखा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑफ ए सोर्स मास इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स experienced, exerted नहीं है, experienced by a unit mass placed at that point, ठीक है ना, provided the unit mass will not disturb the field of the what? Source mass। तो ये E जो होगा, ये होगा force divided by mass। ठीक है ना। Now इस E की डायरेक्शन जो होगी वो होगी सेम एज दैट ऑफ फोर्स, इस E की डायरेक्शन जो होगी सेम एज दैट ऑफ फोर्स। देखो P एक पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड में, सपोज उस पॉइंट पे मैंने मास रखा m, P इज पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, इस पॉइंट P में मैंने कितना मास रखा? m। F है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सर्ट किया इस सोर्स मास ने इस टेस्ट मास पे, ठीक है ना। तब जो E होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, यानी E होगा F by m पर यूनिट टेस्ट मास, है ना। तो इसका मतलब है ये जो E है इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ फोर्स, चूंकि F जो है इट इज टुवर्ड्स द सोर्स मास, इट इज टुवर्ड्स द मास व्हिच प्रोड्यूसेस फील्ड, है ना, लिहाजा E की डायरेक्शन भी होगी वही की तरफ, उसी मास की तरफ जिस मास ने फील्ड बनाया। ठीक है ना,
this electric field, this gravitational field intensity is a vector quantity and is given by vector E is equal to vector F divided by vector M. क्योंकि F जो है इसकी डायरेक्शन है towards the source mass, है ना, लिहाजा जो E होगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे होगी, उसकी डायरेक्शन भी होगी towards the source mass. समझ आया ना, इसकी डायरेक्शन भी होगी कहां पर, towards the source mass. अब हम इसके यूनिट्स लिखेंगे. Let us write down its units. अब हम इसके यूनिट्स लिखेंगे. अब हम इसके यूनिट्स लिखेंगे. जो E है that is F by M. Now let us write down its units. ठीक है ना, यूनिट्स. जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा that is force per unit test mass, यानी F divided by M. In SI system यूनिट ऑफ E जो होगा, यूनिट ऑफ E that will be SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन पर मास का जो है वो है केजी. दैट इज न्यूटन पर केजी. हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन केजी रेज़ टू पावर -1. न्यूटन केजी रेज़ टू पावर -1. सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, शाबाश, सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी इक्वल टू डाइन, न्यूटन के बदले डाइन ग्राम रेज़ टू पावर -1. डाइन ग्राम रेज़ टू पावर -1. किसके यूनिट्स, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे हम निकालते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, हम उस पॉइंट पे मास रखते हैं और हम देखते हैं इस मास पे जो सोर्स मास है वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी. इस मास को हम, जो ये टेस्ट मास है, इसको हम छोटे से छोटा लेते हैं. चूंकि ये टेस्ट मास अपना फील्ड बनाएगी, ये इतनी छोटी होनी चाहिए कि जो ये फील्ड बनाएगी वो फील्ड ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अब इसके डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E. E जो है दैट इज F by M, है ना. E किसके बराबर है, F by M. देखो डायमेंशनल फार्मूला E वो होगी, डायमेंशनल फार्मूला है F. F का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स का है m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय है मास. ये मास का है m रेज़ टू पावर 1, m रेज़ टू पावर 1, m रेज़ टू पावर 1 कैंसल्स. ठीक है, तो आपका E की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो निकली आपको l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2. ये l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2 है एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन. इसका मतलब है जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके सेम डायमेंशंस है एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. यूनिट इज डिफरेंट है, मगर डायमेंशंस क्या है, सेम. एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट है न्यूटन पर केजी. न्यूटन यूनिट से डिफरेंट मगर डायमेंशंस क्या है, सेम. एक्सेलरेशन के भी डायमेंशंस है E रेज़ l रेज़ पावर 1, t रेज़ पावर -2. तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके डायमेंशंस भी है l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -2. दैट मींस डायमेंशंस ऑफ दिस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आर सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आगे जाएंगे हम. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है gravitational field intensity of earth at any point is equal to acceleration produced in a freely falling body at that point. देखो बच्चों मेरी तरफ, हमारा अर्थ जो है, अर्थ has mass, therefore this earth is surrounded by the gravitational field. आपको ये आज आपने देखा कि every material body यानी every body which has a mass, that body modifies the space around itself. जो भी बॉडी होगी जिसका मास होगा वो बॉडी क्या करेगी, जो उसके इर्द गिर्द स्पेस है वो उसको मॉडिफाई करेगी. उस मॉडिफाइड स्पेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर हम उस मॉडिफाइड स्पेस में कोई भी बॉडी रखेंगे दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी तरह हमारा अर्थ जो है, हमारे अर्थ, आवर अर्थ हैज अ मास, therefore our earth is surrounded by a gravitational field. Our earth is surrounded by what? Gravitational field. अगर हम उस gravitational field में, अर्थ के gravitational field में कोई भी बॉडी लाएंगे, कोई भी बॉडी रखेंगे, अर्थ will attract that body towards its center. अगर हम
अर्थ के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कोई भी बॉडी लाएंगे, उस बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, वो मैं आपको प्रूव करूंगा दूसरे क्वेश्चन में। आज मुझे पढ़ना है कि जो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आज मुझे प्रूव करना है कि अगर मेरे पास अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे होगी बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट दैट पॉइंट। पहले मेरे को देखो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये बॉडी मेरे हाथ में, इधर देखो ना जरा, ये बॉडी मेरे हाथ में है, इस बॉडी को अर्थ कहां खींच रहा है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है ना। मैंने इस बॉडी को ऐसे फेंका, यहां देखो, ऐसे फेंका, ये फ्री फॉल में आई। इस फ्री फॉल में जो इस बॉडी की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे दिखाना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ होगी, वो होगी बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहां देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज ये हमारा अर्थ है, सपोज हमारा अर्थ जो है वो है परफेक्ट स्फीयर, जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस R है, जिसका मैं मास m लूंगा, और मैं बताऊंगा वो मास जो है दैट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। मैंने बोला कि मेरा अर्थ जो है ये स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर, टेनिस बॉल जैसा। इसका जो सेंटर है वो O है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है? R। ठीक है ना। ये अर्थ अपने इर्द गिर्द क्या बनाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल है, अर्थ के इर्द गिर्द क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने एक पॉइंट P लिया, मैंने एक पॉइंट P लिया अर्थ के किस में? ग्रेविटेशनल फील्ड में, जो अर्थ के सेंटर से R दूर है, स्मॉल r। यहां देखो, मैंने एक पॉइंट लिया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, ठीक है ना। उस पॉइंट का क्या नाम रखा? P, ठीक है ना, ठीक है ना। सपोज उस पॉइंट P पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है G, ठीक है ना। मैं एक काम करूंगा, मैं एक बॉडी लूंगा, जिस बॉडी का मास मैं लूंगा m। ये मास जो होगा, दिस मास इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। मैंने एक पॉइंट P लिया, कहां पर, किस में लिया? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। कितना दूर लिया अर्थ के सेंटर से? R, स्मॉल r, ठीक है ना, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैंने एक बॉडी रखी, जिस बॉडी का मास मैंने क्या लिया? स्मॉल m, ठीक है। This small m will be very small as compared to mass of the earth, negligible as compared to mass of earth. अगर ये बॉडी पॉइंट P से फ्री फॉल में आएगी, इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने बोला जो इस बॉडी में एक्सेलरेशन इस पॉइंट P पे पैदा होगी वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज E जो है, E है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, किस पॉइंट पे? पॉइंट P पे, पॉइंट P पे। नाउ F जो है, F है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ एक्सर्ट करेगा इस बॉडी पे, जो बॉडी कहां पर है? पॉइंट P पे। इस फोर्स से अर्थ लाएगा इस बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब जो पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अर्थ की, वो भी होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो भी मैंने उस पास पढ़ा है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। P क्या लिया आपने? P इज इक्वल टू पॉइंट डिस्टेंट R, P इज इक्वल टू पॉइंट, एनी पॉइंट इन द gravitational field of earth। P जो है that's any point in the gravitational field of earth, in the gravitational field of earth, distant R
from center O of earth. Distant R from center O of earth. Where acceleration due to gravity is g. इस पॉइंट P पे मैंने acceleration due to gravity कितना लिया? g. F जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसे m जो है वो है मास ऑफ बॉडी. m जो है m जो है वो है मास ऑफ बॉडी, वो है मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड एट पॉइंट P. मैंने एक बॉडी ले ली, उसका मास मैंने m लिया, उसको मैंने प्लेस किया कहां पर? पॉइंट P पे. पॉइंट P पे. F जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on the body of mass m. F जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on a body of mass m, या इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहेंगे, क्योंकि एक बॉडी अर्थ है, दूसरी मटेरियल बॉडी कोई और है. ठीक है. E जो है E वो है इंटेंसिटी ऑफ Earth's gravitational field. E जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ Earth's gravitational field at point P. जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या ले ली मैंने? E. वो E उधरी से होगी जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. देन बाय डेफिनेशन ऑफ E होता है फोर्स पर यूनिट मास. फोर्स पर यूनिट मास. कौन मास? टेस्ट मास, नॉट सोर्स मास, टेस्ट मास. ठीक है ना. देयरफॉर एज पर डेफिनेशन E होगा F डिवाइडेड बाय m. मेरा E होगा F डिवाइडेड बाय m. फोर्स पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, फोर्स पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, नॉट मास ऑफ अर्थ, या इसको हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास. ये जो है ये सोर्स मास है. ठीक है. देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा. मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू 1 बाय m इंटू F. कोई फर्क? कोई फर्क? E को मैंने लिखा 1 बाय m इंटू F. कोई फर्क? देखो व्हाट इज F? ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसने एक्सर्ट किया? अर्थ ने. किस पे? एक बॉडी पे जिसका मास कितना है? स्मॉल m. जिसका मास कितना है? स्मॉल m. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट रखना है. नाउ एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स F होगा ये होगा G m1. m1 के बदले स्मॉल m है ना. m1 स्मॉल m, m2 के बदले मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है ना. m स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय, इनके दरमियान क्या डिस्टेंस है? r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. डिवाइड बाय कितना बेटा? r स्क्वायर. तो इसका मतलब है जो F का वैल्यू उठाओ, इसको फर्स्ट में दे दो. पुट वैल्यू ऑफ F इन फर्स्ट, आपको E निकलेगा 1 बाय m इंटू G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. स्मॉल m गोज, तो आपको E जो है E निकलेगा आपको G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये निकला आपको E निकला आपको G M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इसको रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 2. ये निकला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. एट पॉइंट P. यहां देखो बच्चों, प्लीज बातें मत करो. यहां देखो प्लीज. ये आपने अर्थ लिया था, इसका सेंटर वो था. यहां देखो मेरी तरफ, इसका सेंटर वो है. ठीक है ना. परसों आपने यहां ली थी एक बॉडी P, यहां से यहां तक डिस्टेंस R था, यहां से यहां तक हाइट जो थी वो थी h. ठीक है ना. इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने निकाली थी gh, दैट gh, वो gh किसके बराबर था? gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर था ना. वो था ना. व्हाट वाज r प्लस h? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. अगर ये डिस्टेंस में स्मॉल r से डिनोट करूंगा तो आपका gh जो है वो किसके बराबर निकलेगा? gm डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। देखो ये पॉइंट पी है, ये अर्थ का सेंटर है, इनके दरमियान क्या डिस्टेंस है आर। तो पॉइंट पी पे मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिया जी। तो ये जी किसके बराबर होगा, जी शाबाश एम यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी ये जो जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है ये किसके बराबर है जी। व्हाट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी। बट gm divided by r square is equal to g, small g, that is acceleration due to gravity at point P, acceleration due to gravity at point P। तब हमारी इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी E is equal to g, क्योंकि gm divided by r square जो है वो है किसके बराबर g। what is g, ये g है acceleration produced in a freely falling body at point P, है ना। G जो है ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होगी इस बॉडी में जब ये बॉडी फ्रीली फॉल करेगी एट पॉइंट P। तो आपने प्रूव किया जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो है बराबर किसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो आपने प्रूव किया कि at any point in the Earth's gravitational field, the intensity of the Earth's gravitational field is equal to the acceleration produced in a freely falling body. What is the acceleration produced in a freely falling body? G, acceleration due to gravity. तो आपने प्रूव किया कि E बराबर है G. This completes today's lecture.